हे गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। दिस इज ऋषिका। आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले विजन है इसकी करंट अफेयर्स, जो कि हमारे अक्टूबर मंथ की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारी पॉलिटी, आईआर और इकॉनमी कंप्लीट हो गई है। आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे आप लोग के रिक्वेस्ट में, ये है न्यूज़ इन शॉर्ट, क्योंकि काफ़ी लोगों की स्टेट पीसीएस है, तो उसके लिए यहाँ पे आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे हो। तो ये एक सितंबर मंथ की मैं कल ही कंप्लीट करा दी थी। उसके अलावा ये अक्टूबर मंथ की देख लेते हैं, क्योंकि ये छोटी छोटी जो न्यूज़ होती है ना, वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली जो आपके स्टेट पीसीएस है। तो काफ़ी बच्चों की यहाँ पे बिहार स्टेट पीसीएस है, आई थिंक 27 दिसंबर। सॉरी अगर मैं डेट गलत बोल रही हूँ, क्योंकि थोड़ा मुझे याद नहीं है। लेकिन हाँ, बीपीएससी के बच्चे हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे। तो आइए पहले इसे देख लेते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है स्टेट पीसीएस एग्जाम के लिए। ठीक है, एक सेकेंड। और जो भी आपकी सितंबर मंथ की एथिक्स की और कल्चर की लेसन है, वो भी आपको कल परसों में मिल जाएगी। सो उसके लिए टेंशन मत लीजिए। चलिए आज के लिए मेंस आंसर राइटिंग देख लीजिए, क्वेश्चन देख लीजिए, उसके बाद आप लोग जो है यहाँ पे टॉपिक पे आइएगा। आज की यहाँ पे आपकी जो क्वेश्चन है वो है कि एग्जामिन द इश्यूज इन इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ। डज द लॉ वाइल डिस्करेजिंग डिफेक्शंस ऑल्सो लीड टू डिफीट ऑफ हेल्दी इंट्रा पार्टी डिबेट्स एंड डिसेंट एनालाइज। बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है, एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत है। क्योंकि आप लोग देखते हो कि ये जो एंटी डिफेक्शन लॉ है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे जो भी आप कहो पॉलिटिकल टर्म्स में, क्योंकि इसका इस्तेमाल बहुत ही वाइड रेंज में होता है। और ये हमेशा एक इशू वाला, यानी कि बर्निंग इशू हमेशा इस टॉपिक को देखने को मिलेगा। तो आपको बताना कि क्या क्या इशू है, यानी कि फंक्शनिंग, जो एंटी डिफेक्शन लॉ का जो फंक्शनिंग होता है उसमें किस तरीके के इश्यूज निकल कर आ रहे हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स है, चैलेंजेस है, इसको आपको राइट डाउन करना है। साथ ही ये बताना है कि यहाँ पे जो डिस्करेजिंग डिफेक्शंस है, डिफेक्शन को डिस्करेज करते हुए जो है यहाँ पे जो हेल्दी इंट्रा पार्टी डिबेट है या फिर डिसेंट है, वो भी यहाँ पे कहीं ना कहीं हार हो रही है। इससे ये देखने को मिल रहा है, इससे ये लीड हो रहा है। तो इसको एनालाइज करना है, यानी एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में आपको बताना है कि इसको लाने का मेन मुद्दा क्या था, इसमें आपकी क्या क्या प्रॉब्लम्स है, चैलेंजेस क्या है, ये अच्छे से फंक्शन नहीं कर पा रहा है। बहुत सारे चैलेंजेस है, आप लोग आए दिन न्यूज़पेपर में देखते हो, हर एक स्टेट में जो है ये दर बदल जो है होता है कि पॉलिटिकल पार्टी अपने पार्टी को छोड़कर दूसरे पार्टी के साथ चले गए। तो ये एक पार्टी से दूसरे पार्टी में इतने आसानी से आना जाना, इसमें एक बहुत सारा प्रोविज़न लिखा गया है। तो क्या क्या इसकी फंक्शन से ये बतानी है, उसमें क्या क्या चैलेंजेस हैं। और यहाँ पे डिफेक्शन को डिस्करेज करते हुए यहाँ पे जो हेल्दी इंट्रा पार्टी डिबेट और जो डिसेंट है, वो यहाँ पे हार हो रही है, इसकी डिफीट हो रही है। तो इसके बारे में आपको एनालाइज करने हैं। अच्छे से 150 वर्ड्स में लिखिए, 10 मार्क्स की क्वेश्चन है। और साथ ही साथ अगर आप लोग हमारे इनिशिएटिव के साथ जुड़ना चाहते हो तो मेल कर सकते हो risika.cs77@gmail.com। आप लोग यहाँ पे जुड़कर जो है आप लोग अपने आंसर को हमारे द्वारा इवेलुएट करा सकते हो। अगर आप लोग को लगता है कि आप लोग जो भी लिख रहे हो सही डायरेक्शन में लिख रहे हो कि नहीं, कैसा लिख रहे हो, क्या आपके आंसर में इन्हांसमेंट होना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें हमारी टीम के द्वारा आपको बताया जाता है। तो आप इस इनिशिएटिव से जुड़ सकते हो। अब ऐसा नहीं है कि जो मैं डेली बेसिस पे क्वेश्चन देती हूँ सिर्फ उसी का आंसर यहाँ पे इवेल्यूएट होता है। अगर आप लोग इसके अलावा भी और भी क्वेश्चन का आंसर लिखते हो तो उसको भी आप लोग भेज सकते हो। काफ़ी बच्चों की यही क्वेरीज होती है, तो हम लोग ओपन रखे कि आप लोग जो है यहाँ पे जो भी आंसर आप लोग लिखते हो उसको आप लोग भेज सकते हो, अगर आप लोग को लगता है कि इवेल्यूएट कराना। ऑप्शन छोड़ के अभी ऑप्शन के लिए कोई भी प्रोग्राम नहीं है, ये जीएस के लिए है, जीएस 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, फाइन। चलिए अब हम लोग आर्टिकल पे आते हैं। तो फर्स्ट आर्टिकल के साथ स्टार्ट करते हैं। राइट टू प्रोटेस्ट इन पब्लिक स्पेस। पब्लिक स्पेस में आप देखते हो कि बहुत सारे प्रोटेस्ट है, तो इसके लिए राइट के लिए क्या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पे वर्डिक्ट दिया गया है। अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वर्डिक्ट दिया गया है, राइट टू प्रोटेस्ट वर्सेस राइट टू मोबिलिटी। और ये एक प्ली था, यानी कि जो रोड यहाँ पे शाहीन बाग में बहुत ज़्यादा ब्लॉक कर दिया गया था, उसी के अगेंस्ट में यहाँ पे निकल कर आया है। शाहीन बाग में आप लोग देखोगे कि बहुत महीनों से, आई थिंक 4 महीनों से वहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा था। और सबसे खासियत बात ये है ना, खासियत बात मीन्स जो इम्पोर्टेंट कहते हैं कि खासियत बात ये है यहाँ की कि विमेन जो है वो प्रोटेस्ट कर रही थी, और ऐसी जगह पे प्रोटेस्ट कर रही थी जो कि मेन रूट जो होता है ना दिल्ली टू नोएडा को जो कनेक्ट करता है, उस रूट को वो ब्लॉक कर दी थी। उससे काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम हुआ था। जो रूट में डायरेक्टली यहाँ पे दिल्ली टू नोएडा में आपका 2 से 3 घंटा लगता था, उन लोग को वापस से जो है ना घूम के जाना होता था, जिससे उन लोग को 4-5 घंटे का ट्रैवल करना पड़ रहा था। तो डेली जो अप डाउन करने वाले लोग होते थे दिल्ली टू नोएडा, उनको काफ़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ा इस तरीके के शाहीन बाग के प्रोटेस्ट से। तो इसमें अब सुप्रीम कोर्ट का फाइनली यहाँ पे वर्डिक्ट निकल कर आया है। तो केस आप लोग याद कर सकते हो, जो कि है राइट टू प्रोटेस्ट वर्सेस राइट टू मोबिलिटी। ठीक है, ये सिटीजनशिप जो अमेंडमेंट एक्ट था, CAA, उसी के प्रोटेस्ट के लिए यहाँ पे महिलाएं जो है शाहीन बाग में आ गई थी। अब इस वर्डिक्ट की क्या हाईलाइट्स है ये देखते हैं। ये जो जजमेंट है यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो राइट टू पीसफुल प्रोटेस्ट है,
यानी कि सरकार के द्वारा जो कानून लाया जाता है ना, उसके अगेंस्ट में जो है हम सिटीजन्स को ये राइट है कि हम लोग प्रोटेस्ट करें, बट एक पीसफुल प्रोटेस्ट करने का हमारे पास अधिकार है। बट आप लोग देखो यहाँ पे क्लियरली कहा गया है कि पब्लिक वे और पब्लिक स्पेस को जो है ऑक्यूपाइड नहीं करना है, और ये टू इनडेफिनेटली टर्म्स तक। यानी कि शाहीन बाग का आप लोग देख रहे हो कि एक तो गलत जगह था, क्योंकि वो पब्लिक आपका एक पब्लिक प्लेस था जहाँ पे लोगों को ट्रबल हुआ, और पीसफुल करना है। हालांकि वो पीसफुल था, वैसा कोई वायलेंट भी नहीं था, महिलाएं कुछ भी तरीके का वायलेंट एक्ट नहीं कर रही थी, बहुत ही पीसफुल था। तो यहाँ पे इस तरीके के जजमेंट में यही बात कही गई है कि पीसफुल करना है, और साथ ही जो है पब्लिक वेज और पब्लिक स्पेसेस को, यानी कि पब्लिक लोगों का जो रास्ता है और पब्लिक स्पेस को कहीं से भी ब्लॉक नहीं करना है, ऑक्यूपाइड नहीं करना है। हमारे यहाँ डेमोक्रेसी में राइट ऑफ फ्री स्पीच है। अब ये आपको बताना है कि ये किस आर्टिकल में प्रोवाइड किया गया है। फंडामेंटल राइट है। मैं थोड़ी सी आपको हेल्प कर देती हूँ कि फंडामेंटल राइट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 में दी गई है, लेकिन आप लोग को अब मेरी हेल्प करना है। मुझे बताइए कि राइट ऑफ फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन ये आपके प्रॉपर किस आर्टिकल में दिया गया है। आर्टिकल के भी सब क्लॉज में है, तो वो भी आपको बताना है कि किस आर्टिकल के सब क्लॉज में है। पीसफुल प्रोटेस्ट जो है वो यहाँ पे रखा गया, बट यहाँ पे रिजनेबल रेस्ट्रिक्शन भी है। देखिए हमारी जो भी फंडामेंटल आर्टिकल्स है ना, जो हमें फंडामेंटल राइट्स दिया गया है जो भी आर्टिकल्स के थ्रू, तो उसमें क्या है कि एब्सोल्यूट राइट नहीं है हमारे पास। हर एक आर्टिकल में आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है। पार्ट 3 में आपको 12 से लेकर जो है, 12 में तो वैसे स्टेट है, 13 से आपको लेकर देखने को मिलेगा 32 तक। तो उसमें क्या है ना कहीं एक्सेप्शन है। पूरी तरीके से जो है हमें एब्सोल्यूट राइट नहीं दिया गया है, कुछ ना कुछ लिमिटेशंस लगाने की ज़रूरी है। तो यहीं पे है कि अगर हम लोग बात करते हैं राइट ऑफ फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन की, तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि जो पीसफुल प्रोटेस्ट है वो इसी के अंदर आता है, क्योंकि हमें इस तरीके का हक है कि हम अपने बातों को रख सकते हैं, बोल सकते हैं, और हम अपने भावनाओं को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये हमारे पास राइट है, लेकिन यहाँ पे रिजनेबल रेस्ट्रिक्शन के साथ। अब रिजनेबल रेस्ट्रिक्शन क्या है कि हम जो है ना कोई पब्लिक रास्ता को या फिर पब्लिक प्लेस को हम लोग ऑक्यूपाई और रोक नहीं सकते। हम लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो सरकार के अगेंस्ट में कर रहे हैं, लोगों के अगेंस्ट में नहीं कर रहे हैं। तो हमारे प्रोटेस्ट से दूसरे लोगों को, आम जनता जो हमारे कंट्री में रहते हैं, उनको ट्रबल नहीं होना चाहिए। ये चीज़ें हमारी आर्टिकल में कही गई है। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो सोशल मीडिया चैनल्स हैं वो भी यहाँ पे इस तरीके के डेंजर से जो है वो जूझ रहे हैं, और इससे काफ़ी ज़्यादा जो है पोलराइज्ड इन्वायरमेंट निकल कर आ रहा है। कहने का मतलब है कि लोग जो है ना एक ही टॉपिक के पीछे भागते जा रहे हैं, उनको कुछ और दिख ही नहीं रहा है। आपने देखा था कि जैसे ये जो सिटीजनशिप आपका जो अमेंडमेंट एक्ट आया था, बहुत सारे ऐसे अपोजिशन वाले पार्टी थे और अपोजिशन वाले लोग थे जो कि बहुत ज़्यादा गलत सलत जो है फेक न्यूज़ जो है वो पूरा सराउंड कर रहे थे, स्प्रेड कर रहे थे। साथ ही लोगों में जो है बहुत तरीके का कन्फ्यूजन था कि क्या होने वाला है, नहीं होने वाला है। हमारे कंट्री में कोई भी कानून लाया जाता है तो सबसे बड़ी बात होनी चाहिए कि पहले उसको पब्लिक डोमेन में रखना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि कुछ ऐसा किया जा रहा है सरकार के द्वारा। बट सरकार क्या करती है ना, अचानक से बम फोड़ देती है। अब वो ऐसा पटाखा लेकर आ जाती है कि लोगों को समझ में नहीं आता है, और जो अपोजिशन वाले रहते हैं वो इसी फिराक में रहते हैं कि सरकार कुछ कानून लेकर आए और वो लोगों के कान भर दे, उनको भड़का दे सरकार के अगेंस्ट में। बस यही चीज़ें होती है हमारे यहाँ। और सरकार जो अपोजिशन पार्टी होती है वो भड़का देते हैं, और उसके कारण जो है जो पार्टी उनका बात मान लेती है और जो लोग उनका बात मान लेते हैं वो इस तरीके के प्रोटेस्ट में जो है कूद पड़ते हैं। अब आर्टिकल 19(1)(a) है हमारे संविधान में, जहाँ पे ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिया गया है। तो सॉरी टू से कि यहाँ पे आर्टिकल अपने आप बता दिया गया, लेकिन आप लोग अगर पहले से ही मेरी सुन रहे हो तो आप लोग अगर कमेंट कर दिए हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किए हो तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए। मुझे पता था कि अभी आगे आने वाला है, लेकिन मैं फिर भी आपसे पूछ रही थी कि आप लोग उसी समय अगर कमेंट किए होगे तो मुझे अभी दिख जाएगा। तो आर्टिकल 19(1)(a) है, सब क्लॉज भी याद रखिए, क्योंकि कई बार क्वेश्चन को टफ करने के लिए इस तरीके का आपका पूछा जा सकता है, ऑप्शन रखा जा सकता है कि 19(1)(b), 19(1)(c). तो आर्टिकल 19 में 6 तरीके के राइट है, लेकिन आर्टिकल 19 में 6 तरीके के राइट आपको कहाँ कहाँ रखे गए, किसके सब क्लॉज में रखे गए, उसको भी आप जानना ज़रूरी है। तो 19(1)(a) है जिसमें कि हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। वहीं अगर आर्टिकल 19(1)(b) की बात करें तो यहाँ पे राइट टू असेंबल पीसफुली है, यानी कि बिना किसी हथियार के सिटीजन्स को ये अधिकार है कि आप असेंबली कर सकते हो, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से। वहीं अगर आर्टिकल 19(2) और 19(3) की बात करें तो रिजनेबल रेस्ट्रिक्शन की बात करते, यानी कि ये राइट तो हमें दिया गया है कि हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हैं, बट कुछ हमें जो है रेस्ट्रिक्शन के साथ कुछ लिमिटेशन लगाया गया है, यानी कि सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को ध्यान में रखते हुए, स्टेट की सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए और पब्लिक ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए, यानी कि हमारे द्वारा जो काम किया जा रहा है उससे कोई और लोगों को किसी भी तरीके का प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े, ये चीज़ों को हमें ध्यान में रख के चलना है। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, इसको ध्यान रखिएगा, और जो अभी जो न्यूज़ में है उसको ध्यान रखिएगा, जो यहाँ पे वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निकल कर आया है उसको ध्यान में रखिएगा। कमिंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल, ग्लोबल NGO एमनेस्टी इंटरनेशनल
शट्स ऑपरेशन इन इंडिया। बहुत ही बड़ी न्यूज़ है, क्योंकि एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट ये ग्लोबल एनजीओ है। इसके बारे में ऑलरेडी प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आ चुका है। नेक्स्ट जब मैं लेसन लूँगी तो आप लोग से क्वेश्चंस पूछूंगी ज़रूर, तो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। रिसेंटली गवर्नमेंट के द्वारा ये कहा जा रहा है कि सारे बैंक अकाउंट्स जो कि यहाँ पे एमनेस्टी इंटरनेशनल से थे, यहाँ पे उसमें एक आरोप लगा है कि चार्जेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग मीन्स क्या होता है, और सस्पेक्ट वायलेशन हुआ है फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशंस रेगुलेशन एक्ट का। तो फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के बारे में हम लोग लास्ट मंथ में इसको डिस्कस किए थे डिटेल में, उसको प्लीज़ देख लीजिएगा, या फिर वो मैं लेसन आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूंगी। तो यहाँ पे चार्जेस क्या लगा है, मनी लॉन्ड्रिंग का। मनी लॉन्ड्रिंग जैसे आप ड्रेस को लॉन्ड्रिंग कराते हो, कोई भी दाग धब्बा लग जाता है तो उसको धुल के जो है आप साफ़ करा देते हो, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग में क्या होता है कि यहाँ पे ब्लैक मनी जो गलत तरीके से पैसे कमाए जाते हैं उसको धुल कर जो है वाइट मनी कर दिया जाता है। अब गलत तरीके से कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि जो भी पैसा आप कमा रहे हो, आप सरकार को टैक्स नहीं दे रहे हो, यानी कि वो आपका मनी लॉन्ड्रिंग में ही आ जाता है, उसको ब्लैक मनी ही कहते हैं। तो वो भी मनी आपका ब्लैक मनी होता है। अब उसको क्या है कि आप उसको वाइट मनी करते हो किसी तरीके से, कुछ भी जो है ऊपर नीचे जो है झोल करके आप उसको वाइट मनी में काउंट कराते हो। तो किसी भी तरीके का मनी जो कि आप गलत तरीके से, अवैध तरीके से कमाओ, या फिर ऐसा लीगल तरीके से भी कमाओ लेकिन आप उसमें टैक्स मत दो, तो वो सारे ब्लैक मनी आते हैं, और उसको आप अगर वाइट मनी में शो कर दिए तो वो मनी लॉन्ड्रिंग कहलाता है। तो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। साथ ही जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है, इसका यहाँ पे वॉयलेशन होते हुए दिख रहा है। यानी कि जितने भी एनजीओ है, अगर वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेते हैं बाहर की किसी कंपनी से, किसी इन्वेस्टर से, अगर उनको पेमेंट दिया जाता है, उनको अगर पेमेंट ट्रांसफ़र किया जाता है, तो उनका रूल्स रेगुलेशन होता है। लेकिन बहुत सारे एनजीओ जो है वो रूल्स रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते, उनके द्वारा तोड़ा जा रहा है। इसी के साथ साथ एमनेस्टी इंटरनेशनल जो इंडिया में है, इसको भी सस्पेंड कर दिया गया है। इसकी ऑपरेशन अभी इंडिया में नहीं हो रही है। इंडिया में आप देखो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, जो कि फॉरेन फंड को, जो भी यहाँ पे एनजीओ को डोनेट किया जाता है, वो यहाँ पे मॉनिटर करते, और इसके ऑर्गेनाइजेशन को भी मॉनिटर करते। और कैसे करते, तो बाकायदा हमारे यहाँ कानून है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। तो इस एक्ट के थ्रू, इस कानून के थ्रू हमारे यहाँ जो भी यहाँ पे फंड, फॉरेन फंड को यहाँ पे मॉनिटर किया जाता है, तो उस चीज़ों को हमारी जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, वो यहाँ पे देखती है कि एनजीओ के पास पैसे अगर आ रहे हैं तो किस लिए आ रहे हैं, किस पर्पज़ से आ रहे हैं, और कितना खर्च किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें इस कानून के थ्रू चलती है। एफसीआरए के बारे में बात करें तो यहाँ पे जो फॉरेन फंड्स का फ्लो है, इसको रेगुलेट करने के लिए, क्योंकि आप लोग देखो कि अगर रेगुलेट नहीं किया जाएगा, रेगुलेट क्यों करना है आप लोग अभी सोच रहे होंगे, तो अगर रेगुलेट नहीं किया जाएगा तो क्या होगा, इससे हमारे कंट्री में जो है ना बहुत सारे गलत तरीके के पैसे आ जाएंगे, बहुत सारे टेररिस्ट पनपने की यहाँ पे क्षमता है, हो सकती है। क्योंकि हमारे एक तरफ आप देखते हो कि पाकिस्तान है, एक तरफ चाइना है, दोनों जो है ना बिल्कुल ही चुड़ैल है। ठीक है, चुड़ैल तो इन द सेंस मैं ये बोल रही हूँ कि दोनों ही इतने दुष्ट है कि हमें कभी शांति से जीने नहीं देते। ठीक है, दोनों एकदम दो तरीके से सर पे सवार है। तो उनको यहाँ पे टैकल करने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ ऑलरेडी जो है गलत तरीके से पैसे आते हैं, नकली नोट्स जो वगैरह जो होते हैं वो भी आते हैं, तो हमें इस तरीके की चीज़ों को रोकने के लिए एक कानून लाने का ज़रूरत था। तो इसलिए फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट लाया गया, जिसके थ्रू क्या है कि जो बाहर की कंपनियों से या बाहर के लोग जब हमारे यहाँ इन्वेस्ट करते या फिर हमारे यहाँ कॉन्ट्रीब्यूट करते, डायरेक्ट पेमेंट करते, तो उनका हमारे पास जो है डिटेल होना चाहिए कि वो क्यों यहाँ पे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी कंपनी को या एनजीओ को क्यों दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे एमनेस्टी इंटरनेशनल और इनके 3 सब्सिडरीज है, जो कि यहाँ पे एफसीआरए के अंदर रजिस्टर्ड नहीं किया गया था, और ये चीज़ें अभी पता चला है। यहाँ पे कुछ सर्टेन एनजीओज है जिनको रजिस्टर किया गया है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ये दूसरी कानून है, फॉरेन एक्सचेंज का मैनेजमेंट करने के लिए यहाँ पे कानून लाया गया था, और साथ ही साथ जो है इसको यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा रेगुलेट किया जा रहा है, और कंटिन्यू किया जा रहा है कि वो अपने फॉरेन फंड्स को जो है डिस्पर्स करे, वो भी बहुत सारे एसोसिएशन में। पास्ट में ये देखा गया है कि बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव्स जो है वो यहाँ पे अपने पावर को ट्रांसफ़र किए हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के लिए, होम अफेयर्स को, वो भी किस लिए, तो इफेक्टिव मॉनिटरिंग के लिए। रिसेंटली गवर्नमेंट के द्वारा भी यहाँ पे जो है ना बिल लाया गया है, अभी आप हम लोग इसके बारे में डिस्कस किए, फॉरेन कंट्रीब्यूशन अमेंडमेंट बिल 2020, जिसके थ्रू जो पहले वाला 10 साल पहले का जो कानून था उसको अमेंड किया जाएगा। और क्यों, क्योंकि एक बेटर तरीके से ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी लाने की ज़रूरत है। यानी कि किस तरीके से हमारे यहाँ जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन आ रहा है तो उसका एक रिसिप्ट होना चाहिए कि कितना फॉरेन कंट्रीब्यूशन एनजीओ के पास आ रहा है, सबसे पहली बात ये है। और दूसरा है कि वो किस पर्पज़ के लिए ले रहे हैं, और तीसरा है कि वो कितना खर्च कर रहे हैं। ये तीनों चीज़ों की लेखा जोखा जो है ना, ये अब हमारे पास होने वाला है। तो इस चीज़ को अमेंड किया गया है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, सबसे बेसिक बात ये ध्यान रखिए कि जो एफसीआरए है और एफई है, एफसीआरए इसको कहते हैं और दूसरा फेमा कहते हैं, इन दोनों में कन्फ्यूज़न बहुत होता है। एफसीआरए को जो यहाँ पे मॉनिटर किया जाता है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा किया जाता है, लेकिन वहीं अगर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट की अगर बात करें, फेमा को बात करें, तो उसको जो मॉनिटर किया जाता है वो यहाँ पे फिनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा किया जाता है। तो दोनों मिनिस्ट्री अलग अलग है, दोनों का काम अलग अलग है, ये ध्यान रखिएगा।
अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में, सेंटर अमेंड लैंड लॉ इन जम्मू एंड कश्मीर। ये भी न्यूज़ में था। तो गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे ओमिट किया गया है जो परमानेंट रेजिडेंट ऑफ स्टेट है, और ये कैसे, तो वहाँ की खुद के कानून थी जम्मू एंड कश्मीर डेवलपमेंट एक्ट का सेक्शन 17 है, जिसमें कि यहाँ पे लैंड को यूनियन टेरिटरी में डिस्पोज करने की बात की जा रही है। 370 के पहले और 35A के पहले जो है, जिसको रिपील किया गया अगस्त 2019 में, तो जो नॉन रेसिडेंट थे ना, वो अब इमूवेबल प्रॉपर्टी को नहीं खरीद सकते थे। यानी कि हमारे यहाँ आप देखोगे कि 370 यहाँ पे स्पेशल प्रोविजन दिया गया था जम्मू एंड कश्मीर को, ठीक है। तो सिर्फ वहाँ के जो लोग थे ना, वहाँ के जो परमानेंट रेसिडेंट थे, उन्हीं को वो परमिशन था कि वो जम्मू एंड कश्मीर की ज़मीन को, जिसको इमूवेबल प्रॉपर्टी कहते हैं, इमूवेबल कहने का मतलब है कि आप इसको मूव नहीं कर सकते हो। जहाँ पर ज़मीन है, क्या जम्मू एंड कश्मीर को ज़मीन को उठाकर आप जो है हिमाचल प्रदेश ला सकते हो, दिल्ली ला सकते हो? नहीं ला सकते हो ना। तो ऐसे प्रॉपर्टी को हम लोग इमूवेबल प्रॉपर्टी कहते हैं। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी को खरीदने का हक जम्मू एंड कश्मीर में सिर्फ वहाँ के परमानेंट रेसिडेंट को ही था। लेकिन जैसे ही 370 हटा लास्ट ईयर 5 अगस्त 2019 में, जब से ये हटा, तब से क्या हुआ है ना कि यहाँ पे कहा जाने लगा कि जो भी अब नॉन रेसिडेंट है जम्मू एंड कश्मीर है, उनको यहाँ पे हक मिल गया है कि अब वो जम्मू एंड कश्मीर में जो है ज़मीन खरीद सकते हैं। अंडर न्यू लॉ अगर आप लोग देखोगे तो गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पे लैंड को ट्रांसफ़र भी कर रही है इन फेवर ऑफ पर्सन या फिर किसी इंस्टीट्यूशन को जो कि हेल्थ केयर को प्रमोट करना चाह रहे हैं और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को प्रमोट करना चाह रहे हैं। अमेंडमेंट में आप देखो कि ये ट्रांसफ़र नहीं किया जा रहा, यानी कि एग्रीकल्चर लैंड को नॉन एग्रीकल्चरिस्ट को ये ट्रांसफ़र नहीं किया जा रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप लोग याद रखिएगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर मैं यहाँ तक पढ़ाऊँ आपको कि सरकार क्या कर रही है ना कि ट्रांसफ़र कर रही है लैंड को। मान लीजिए कि कोई हेल्थ केयर, कोई अच्छा खासा हॉस्पिटल बनना चाह रहा है, कोई बनने वाला है, कोई कॉलेज बनने वाला है, एम्स सेटअप होने वाले, या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनने वाले हैं, अच्छे अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट बनेंगे, कॉलेजेस बनेंगे, ठीक है, MBA BTech सारे चीज़ों के लिए अगर कॉलेजेस बनेंगे तो उनके लिए यहाँ पे जो है प्रमोट कर सकते हैं, लैंड को यहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन जो भी जम्मू एंड कश्मीर में रहने वाले लोग, अगर उनका एग्रीकल्चरल लैंड है, वो अगर खेती बाड़ी कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि उनका ज़मीन उठाकर जो है ना, जो नॉन एग्रीकल्चरिस्ट है उनको नहीं दे सकते, ठीक है। तो सॉरी फॉर द रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे एक इंडेक्स है पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2020 विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये डेटा ड्रिवन प्लेटफॉर्म है जिसमें कि जितने भी स्टेट्स हैं हमारे यहाँ 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज, इसको यहाँ पे रैंक किया जाएगा ऑन गवर्नेंस कि वो यहाँ पे कैसा काम कर रहे हैं, ठीक है। साथ ही आप लोग देखो कि जो गवर्नेंस परफॉर्मेंस है उसको एनालाइज किया जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कॉन्टेक्स्ट में, और यहाँ पे 3 पिलर रखा गया है, यानी कि पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स को कैसे कैसे मेज़र किया जाता है। तो सबसे पहला है इक्विटी, नेक्स्ट इज ग्रोथ एंड थर्ड इज सस्टेनेबिलिटी। तो ये 3 पिलर है यहाँ पे पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स का, तो ये भी ध्यान रखना है। अब रैंकिंग देख लेते हैं लार्ज स्टेट में और स्मॉल स्टेट में। जो बड़े बड़े स्टेट है उसमें अगर हम लोग देखें तो केरल यहाँ पे फर्स्ट है, तमिलनाडु सेकंड है, थर्ड में कौन है, आंध्र प्रदेश। तो ये टॉप 3 है, लेकिन बॉटम 3 भी याद रखिए, यूपी, उड़ीसा और बिहार है जो कि बॉटम में है। तो अभी जैसे BPSC होने वाली है तो बिहार की यहाँ पे रैंकिंग पूछी जा सकती है पब्लिक अफेयर इंडेक्स में। तो पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स में आप लोग देखो कि यहाँ पे क्या है ना कि बिहार यहाँ पे बॉटम में है, वो भी लार्ज स्टेट के कैटेगरी में। स्मॉल स्टेट में अगर हम लोग देखें तो गोवा रैंक फर्स्ट है, मणिपुर रैंक लास्ट है, ये ध्यान रखना है। यूनियन टेरिटरी में अगर देखें तो चंडीगढ़ यहाँ पे टॉप है। तो इस तरीके से आप लोग को हर एक स्टेट का यहाँ पे याद रखना है। कमिंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल, इंडियाज ज्वाइन UK लीड कैंपेन अगेंस्ट इनक्रिप्टेड सोशल मीडिया मैसेज। तो अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, रिसेंटली इंडिया के द्वारा जो है UK लीड कैंपेन जो कि एंड टू एंड इंक्रिप्शन जो होता है मैसेजेस का, उसको यहाँ पे ज्वाइन किया गया है। एंड टू एंड इंक्रिप्शन कहने का क्या मतलब होता है, ये बहुत बड़ी बात है। और जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं, जैसे अभी पब्लिक की के बारे में पूछा गया था कि पब्लिक की किस चीज़ से है, डिजिटल आपका ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है। तो 2 तरीके की होती है, पब्लिक की, प्राइवेट की। तो मेनली अगर आप लोग ने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की है तो आप लोग को ये चीज़ों के बारे में पता होगा। तो उसी तरीके से ये भी पूछा जा सकता है कि एंड टू एंड इंक्रिप्शन क्या है। तो एंड टू एंड इंक्रिप्शन कहने का मतलब है कि जैसे एक सेंडर है, एक रिसीवर है, मैं सेंडर हूँ, आप रिसीवर हो, मैं आपको यहाँ पे मैसेज कर रही हूँ हाय, और आपको यहाँ पे जब आप रीड करते हो तो आपको भी मैसेज हाय देखने को मिलता है। बट यहाँ पे एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता कि जो मैं आपको सेंड कर रही हूँ वही आपके पास रीच करे। मैं जैसे ही यहाँ पे सेंड करती हूँ हाय लिखकर, ये कोड इनक्रिप्ट हो जाता है। इनक्रिप्ट हो जाता है, इट मीन्स कि ये कोड में ट्रांसफ़र हो जाता है
जैसे कि ABC भी हो सकता है, 1 2 3 भी हो सकता है, कुछ भी, कोई भी कोड में हो सकता है, ठीक है। तो ये इनक्रिप्ट हो गया और आपके पास जब ये पहुंचेगा तो ये डिक्रिप्ट होता है और एज इट इज़ वो उसी तरीके से आ जाता है जैसे मैं यहाँ पे आपको सेंड की थी, तो आपको वही मैसेज दिखता है जो मैं यहाँ पे सेंड की थी। बट एक्चुअली बीच में जब सेंडर से रिसीवर तक ये मैसेज जाता है तो उसके बीच में ये इनक्रिप्ट हो जाता है, तो इसको कहते हैं एंड टू एंड इनक्रिप्शन, ठीक है। यानी कि सेंडर से रिसीवर के बीच में ये इनक्रिप्टेड रहता है। अब ये किया क्यों जाता है, इसका क्या मतलब होता है, इसका यहाँ पे मेन मतलब है सिक्योरिटी से लेकर, क्योंकि ये इसलिए किया जाता है कि जो हैकर्स होते हैं ना वो यहाँ पे मैसेज को कैच ना कर सके, वो रीड ना कर सके। अगर वो कैच करेंगे तो उनको इसी कोड में दिखेगा जो कोड में ये इनक्रिप्ट हो गया, जैसे ABC दिखेगा, तो अब उनको समझ में नहीं आएगा कि व्हाट इज़ ABC या फिर 1 2 3 9 7 4 इस तरीके का उनको कोड दिखेगा, तो वो एक्चुअली मैसेज रीड नहीं कर पाएंगे कि मैं आपको क्या मैसेज भेजी हो। तो यहाँ पे हैकर से बचने के लिए हमारे कंट्री की जो यहाँ पे मैसेजेस होती है, जो हाई अथॉरिटी के एम्बेसडर के उन सब की जो मैसेजेस होती है उनको यहाँ पे सिक्योर करने के लिए यहाँ पे हमारे इंडिया के इंटरनल सिक्योरिटी के लिए एंड टू एंड इंक्रिप्शन जो है डिजिटल ट्रांजैक्शंस में और डिजिटल वर्ल्ड में लाया गया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। UK, इंडिया, US, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड जापान, ये जॉइंट इंटरनेशनल स्टेटमेंट है जिनके द्वारा यहाँ पे सारे टेक कंपनीज़ को एड्रेस किया गया है कि वो यहाँ पे जो है खुद को बाइंड नहीं करे इलीगल एक्टिविटीज़ में, वो भी अपने प्लेटफॉर्म में, जिसमें कि चाइल्ड एब्यूज़ इमेजेस वगैरह भी होते हैं। तो 7 सिग्नेटरीज है जो कि ये इम्फेसिस कर रहे हैं कि यहाँ पे जो इन टू एंड इंक्रिप्शंस है ना, यहाँ पे मेनली क्या है ना कि कंपनीज़ की एबिलिटी है कि वो यहाँ पे एक्शंस ले सकते हैं अगर कोई भी इलीगल एक्टिविटी हो रही है उनके खुद के प्लेटफॉर्म में। जैसे कि अगर गलत तरीके का कोई हैकर्स है या फिर कोई और गलत तरीके का काम हो रहा है, जैसे कि ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज़ हो रहा है, ग्रूमिंग हो रहा है या कोई टेररिस्ट कंटेंट है अगर यहाँ पे, तो उन सारी चीज़ों के अगेंस्ट में जो है अब हम लोग यहाँ पे एक्शन ले सकते हैं। टेक कंपनीज जो है वो भी इंश्योर कर रही है कि यहाँ पे कोई भी रिडक्शन नहीं होगा यूज़र सेफ्टी में जब भी यहाँ पे इनक्रिप्टेड सर्विस को डिज़ाइन किया जाएगा, यानी कि यहाँ पे सेफ्टी का पूरा ख्याल रखा जाएगा, किसी भी तरीके से सेफ्टी को कम नहीं किया जाएगा, ठीक है। साथ ही आप देखो कि यहाँ पे 5 आइज़ कहा जा रहा है, ग्रुप ऑफ नेशन है, एक ग्लोबल अलायंस है, वो भी इंटेलिजेंस इश्यूज़ में, जिसमें कि इंडिया और जापान भी अब इंक्लूड है। 5 आइज़ कहने का मतलब है कि कौन ऐसे 5 कंट्री हैं, तो देखिए यहाँ पे अलायंस है, यानी कि यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, UK और US का यहाँ पे जो है 5 आइज़ इनको कहा जाता है। ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जिसमें कि आप देखो कि 5 कंट्रीज़ है जो कि एक दूसरे को कॉपरेट करते हैं और जो भी सिग्नल इंटेलिजेंस है वो शेयर करते हैं, मिलिट्री इंटेलिजेंस को वो शेयर करते हैं और ह्यूमन इंटेलिजेंस को वो शेयर करते हैं। तो इन सारी चीज़ों को जो शेयर करते हैं उनको हम लोग 5 आइज़ कहते हैं। यहाँ पे 5 कंट्रीज़ हैं। एंड टू एंड इंक्रिप्शन तो आप समझ गए, एक सिक्योर कम्युनिकेशंस का मेथड है जो कि थर्ड पार्टी किसी के भी मैसेज को रीड ना करे तो उसको सिक्योर करने के लिए। डेटा इंक्रिप्टेड होता है ऑन सेंडर्स सिस्टम और डिवाइस, ये चीज़ें मैं आपको समझा चुकी हूँ, ठीक है। तो ध्यान रखना है। आइए नेक्स्ट आते हैं 10th इंडिया UK इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल डायलॉग। सो व्हाट इज़ दिस ऑल अबाउट। इंडिया एंड UK के द्वारा अभी एग्रीमेंट साइन किया गया है फिनेंशियल सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर और सस्टेनेबल फाइनेंस में, और ये 10th जो यहाँ पे इकोनॉमिक फाइनेंशियल डायलॉग है उसी में। इस एग्रीमेंट से क्या होगा कि यहाँ पे आप लोग देखो दोनों कंट्री में, चाहे वो इंडिया हो या UK हो, दोनों में जॉब बूस्ट होगा, इन्वेस्टमेंट बूस्ट होगा और साथ ही साथ इकॉनमीज़ भी बूस्ट होगा। अगर किसी कंट्री में जॉब भी है और इन्वेस्टमेंट भी है, यानी कि उस कंट्री की इकॉनमी ऑटोमेटिकली बहुत ही अच्छी है। अगर हम लोग बात करें फर्स्ट यहाँ पे जो इकॉनमी फाइनेंशियल डायलॉग था दोनों कंट्रीज़ के बीच में, तो ये 2007 में हुआ था। बायलैटरल ट्रेड आप लोग देखोगे तो ये डबल हो चुका है तब से, यानी कि 2007 से 2019 के बीच में आप देखोगे तो अभी 24 बिलियन यूरो है, क्योंकि UK की जो करेंसी है वो यूरो में यहाँ पे काउंट होता है और इंडिया की जो करेंसी है वो रुपीज़ में होता है। इंडिया जो है UK का सेकंड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट है और यहाँ पे 120 न्यू प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलेगा कि एक साल में यहाँ पे अभी डेवलप हो चुका है। तो इस चीज़ों को ध्यान रखना है कि इंडिया जो है अब UK का सेकंड लार्जेस्ट यहाँ पे सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गया, तो इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको इंडिया UK के रिलेशन में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पे है कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने रिवाइज़ किया है बेस ईयर और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर्स का। तो यहाँ पे बेस ईयर रिवाइज़ हुआ है, देखते हैं कि किससे कहाँ से चेंज कर दिया गया है। बेस ईयर जो रिवाइज़ हुआ है वो 2006 में हुआ है। पहले जो यहाँ पे बेस ईयर था यानी कि 2001 था, ठीक है, यानी कि CPI जो है इंडस्ट्रियल वर्कर्स है, इसका यहाँ पे आपका बेस ईयर चेंज हो गया है 2001 से यहाँ पे 2016 हो गया है। कहने का क्या मतलब होता है, बेस ईयर का क्या मतलब होता है, बेस ईयर का मतलब होता है कंपैरिजन। जैसे आप लोग नेक्स्ट प्रीलिम्स देने वाले हो 2021 में, तो आप लोग अपने प्रिपरेशन को जो है ना किससे कंपेयर करोगे, तो यहाँ पे लास्ट जब से आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, मान लीजिए 2018 से आपने अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करी थी, तो उस समय से आप जो है हर साल प्रीलिम्स देते हो और हर साल जो है आप किससे कंपेयर करते हो कि जब आपका पहला अटेम्प्ट था
तब आपका कितना इंप्रूवमेंट हुआ। 2019 में जब आपने सेकंड अटेम्प्ट दिया तो आपका 2018 के कंपैरिजन में कितना अटेम्प्ट हुआ, कितना आपका जो है ना वो इम्प्रूवमेंट हुआ, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, इट डजेंट मैटर, बट मार्क्स इंप्रूव हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। 2021 में आपका जब नेक्स्ट ईयर भी दोगे तो आप कंपेयर किससे करोगे, अगर आपका क्लियर हो जाता है तो आप कंपेयर करोगे सीधे डायरेक्टली जब आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था। इट मीन्स कि 2018 में जो है आपका किस तरीके से उस समय प्रिपरेशन था। वही चीज़ें यहाँ पे भी है कि यहाँ पे जब सरकार को कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी कि CPI जो ये लोग देखते हैं, CPI को मेज़र किया जाता है, तो एक कंपैरिजन के लिए कोई तो एक ईयर होना चाहिए ना। तो यहाँ पे 2016 को अब बेस ईयर मानेंगे कि 2016 में CPI IW कितना था, उसी के बेसिस में जब भी आप लोग यहाँ पे कैलकुलेट किया जाएगा, जैसे 2021 में कैलकुलेट किया जाएगा तो फिर इसको कंपेयर किया जाएगा इस साल से। ठीक है, तो बेस ईयर यहाँ पे चेंज कर दिया गया है। 2001 बहुत ज़्यादा पीछे हो चुका था तो इसलिए अब इसको 2016 कर दिया गया है। ये ऐसा काम हुआ है कि एक फेवरेट क्वेश्चन आपका इकोनॉमी में बन गया है, जो भी आपके अगर किसी भी सिविल सर्विस स्टेट PCS एग्जाम में अगर आता है तो ये एक फेवरेट क्वेश्चन बन चुका है इकोनॉमिक्स का। ठीक है, मोर यहाँ पे क्या होगा कि अब मोर वेट दिया जाएगा नॉन फूड आइटम्स को, जो कि हाउसिंग, एजुकेशन, हेल्थ में कितना ज़्यादा जो है यहाँ पे खर्च किया जा रहा है। इन्फ्लेशन इंडेक्स कैलकुलेशन है, यानी कि CPI को क्यों हम लोग यहाँ पे मेज़र करते हैं, दो चीज़ें हैं, CPI है और WPI है। होलसेल प्राइस इंडेक्स, पहले ये होलसेल प्राइस इंडेक्स पे ही इन्फ्लेशन मेज़र किया जाता था, बट अब हम लोग यहाँ पे CPI को ही देखते हैं, क्योंकि CPI में एक्यूरेट पता चलता है कि कंज्यूमर कितना एक्सपेंडिचर कर रहे हैं और कितना कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, इन दोनों के ऊपर जो है इस बार 2020 में प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था, कल मैं उसका प्रैक्टिस करा दूंगी। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोग देखिए कि जो स्पेंडिंग है हाउसिंग में, ये यहाँ पे बढ़ा है, यानी कि 15.2% से आज के डेट में 17% है। अगर हेल्थ में यहाँ पे खर्च देखें तो वो भी बढ़ा है, जैसे एजुकेशन, हेल्थ, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब इंक्रीज़ हुआ है, वो भी 30% वेट तक, पहले ये 23% था। वेट अगर फूड और बेवरेजेस कंजप्शन में देखें तो ये यहाँ पे कम हो गया है, 39% हो गया है, पहले ये 46% तक था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिवीजन जो हुआ है बेस ईयर में, इससे क्या होगा कि इससे कंजप्शन पैटर्न में चेंज देखने को मिलेगा, वो भी वर्किंग क्लास पॉपुलेशन में। CPI अगर IW की बात करूँ, इंडस्ट्रियल वर्कर की बात करूँ, तो ये यूज़ होता है कि इन्फ्लेशन को ट्रैक करने के लिए, और साथ ही साथ जो है ना जो डियरेंस अलाउंस वगैरह दिया जाता है, जो भत्ता वगैरह दिया जाता है, उसको कैलकुलेट करने के लिए। और किसको डियरेंस अलाउंस दिया जाता है, DA जिसको बोलते हैं, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को दिया जाता है। डियरेंस रिलीफ आप देखोगे तो वो पेंशनर को दिया जाता है। वेजेस जो यहाँ पे इंडस्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स को दिया जाता है। तो इनका कितना कंजप्शन से इनमें कितना खर्च हो रहा है, इस चीज़ को मेज़र किया जाता है CPI IW में। अगर हम लोग नेशनल लेवल पे देखें तो यहाँ पे 4 तरीके का CPI नंबर होता है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को जो है ना 4 कैटेगरी में यहाँ पे अलग अलग तरीके से डिवाइड किया गया है। सबसे पहला जो है वो इंडस्ट्रियल वर्कर है, कि इंडस्ट्रियल वर्कर के वेजेस में, इंडस्ट्रियल वर्कर के यहाँ पे डियरेंस अलाउंस में, रिलीफ में, जो पेंशनर वगैरह है उनको जो रिलीफ दिया जाता है, उन सारी चीज़ों में कितना खर्च हो रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे CPI जो कि एग्रीकल्चर लेबरर्स के लिए है, एग्रीकल्चर लेबर्स के लिए है, यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जितने भी लेबर्स हैं उनका कितना कंजप्शन हो रहा है। थर्ड यहाँ पे CPI रूरल लेबर्स, यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्र में काम करने वाले लेबर्स है डिफरेंट फील्ड में, उनका टोटल यहाँ पे कितना उनका कंजप्शन है। और साथ ही अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉयर्स, यानी कि CPI जो अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉयज़ है उनके लिए यहाँ पे देखा जा रहा है। तो नेशनल लेवल पर आप समझ गए कि CPI को मेज़र करने के लिए 4 मेन यहाँ पे कैटेगरी है। पहला तो है इंडस्ट्रियल वर्कर, सेकेंड है एग्रीकल्चर लेबरर्स, एंड थर्ड है रूरल लेबरर्स, एंड फोर्थ यहाँ पे अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉयर्स। ठीक है, वहीं अगर हम लोग फर्स्ट 3 की बात करें तो इसको मैनेज किया जाता है लेबर ब्यूरो के द्वारा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंदर आता है। लेकिन ये जो चौथा है अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉयज़, ये आपका जो यहाँ पे रिलीज़ किया जाता है ये CSO के द्वारा किया जाता है। और ये जो मिनिस्ट्री इसके अंदर होती है, ये जो मिनिस्ट्री इसको देखती है वो है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, इसको प्लीज़ ध्यान रखिएगा, इकोनॉमिक्स का सबसे बेसिक लेवल का है। अगर आपने ये सारी चीज़ें समझ ली तो इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, ये सारी चीज़ों को समझने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। आपकी इकोनॉमी की भी क्लास स्टार्ट होगी, लेकिन नेक्स्ट ईयर से होगी, 2021 से मैं स्टार्ट करूँगी। अभी हम लोग जो हिस्ट्री देख रहे हैं उसी को कंटिन्यू करूँगी, बट 1 सप्ताह के बाद आपका उसका क्लास स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोग देख लिए। 2 तरीके की मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है यहाँ पे CPI को कैलकुलेट करने के लिए। सबसे पहला यहाँ पे CSO है और दूसरा यहाँ पे जो है लेबर ब्यूरो है। तो CSO के अंदर एक ही यहाँ पे इंडेक्स आता है, जो कि यहाँ पे कौन सा है, तो 4th वन है, यानी कि यहाँ पे नॉन मैनुअल एम्प्लॉय को NME को कहते हैं। लेकिन लेबर ब्यूरो में कौन कौन है, तो यहाँ पे IW है, साथ ही एग्रीकल्चर लेबर है और साथ ही साथ रूरल लेबर है। तो ये तीनों ध्यान रखना है। ठीक है,
आइए देख लेते हैं कि सीपीआई क्या होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव मेजर्स है जो कि प्राइस चार्जेस का क्या एस्टिमेशन है, सॉरी प्राइस चेंजेस के क्या एस्टिमेशन है बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में, उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। साथ ही कंजप्शन एक्सपेंडिचर को देखते हैं कि हमारे यहाँ जो इकॉनमी में कितना लोग जो है अपने कंज्यूम करने के लिए खर्च कर रहे हैं। जैसे अगर आप लोग देखो कि आपकी डिमांड है कि आपको भूख लगता है तो आप ज़्यादा जो है बिस्किट खाना पसंद करते हो, चाय पीना पसंद करते हो, या फिर कोई जो है पिज़्ज़ा बर्गर ये सारी चीज़ों को ऑर्डर करना पसंद करते हैं। तो आप पर्सनली, हर एक इंसान जो है पर्सनली अपने कंज्यूम करने के लिए कितना ज़्यादा खर्च रहे हैं, इस चीज़ को यहाँ पे सीपीआई में देखा जाता था। होलसेल प्राइस इंडेक्स में क्या था कि पूरा होलसेल, जैसे आप लोग देखते हो ना कि होलसेल शॉप होता है जिसमें कि आपको जो है सारी चीज़ें बंडल्स में मिलते हैं, वो एक एक करके नहीं मिलता है। तो वहाँ पे क्या था ना कि एक्यूरेट नहीं मेजर्स निकल कर आ पा रहा था कि मार्केट में इन्फ्लेशन कितना है। लेकिन अगर हम लोग इंडिविजुअल पर्सन की कंजप्शन के हिसाब से देखें तो इससे एक्यूरेट मेजर्स निकल कर आ जाएगा। अगर हम लोग सजेशन देखें, जो उर्जित पटेल की कमेटी थी, उर्जित पटेल आरबीआई के फॉर्मर गवर्नर रह चुके हैं, तो इनके द्वारा जो यहाँ पे रिकमेंडेशन दिया गया था, मॉनेटरी पॉलिसी जो इंडिया में है वो यहाँ पे फॉर्मुलेट किया जाना चाहिए सीपीआई में। ठीक है, पहले डब्ल्यूपीआई था लेकिन जो सीपीआई में कन्वर्ट हुआ, तो ये भी आपका क्वेश्चन बन सकता है कि सीपीआई में हम लोग को इन्फ्लेशन को और मॉनेटरी पॉलिसी जो है इंडिया का, वो यहाँ पे सीपीआई के रेफरेंस में फॉर्मुलेट करना चाहिए। तो ये किसके द्वारा यहाँ पे रिकमेंडेशन दिया गया था, तो उर्जित पटेल कमेटी के द्वारा रिकमेंडेशन दिया गया था। ठीक है, सीपीआई आईडब्ल्यू की बात करूँ, इंडस्ट्रियल वर्कर की बात करूँ, तो इसमें कौन कौन कवर होते हैं। मेनली आप लोग समझ सकते हो कि जो इंडस्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स है वो यहाँ पे किसी भी 7 सेक्टर्स में, जैसे कि फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं, माइंस में काम कर रहे हैं, कोई प्लांटेशन है, रेलवे है, पब्लिक मोटर ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ये सारी चीज़ों में, जैसे पोर्ट्स और डॉक्स वगैरह में काम कर रहे हैं। तो ये 7 सेक्टर्स में अगर कोई भी यहाँ पे वर्कर्स काम कर रहे हैं तो उनको इंडस्ट्रियल वर्कर्स के अधीन रखा गया है। तो वन ईच एंड एवरी पॉइंट शुड बी क्लियर इन योर माइंड। ओके, तो ये सीपीआई से रिलेटेड था। आइए नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते। मिनिस्ट्री फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा यहाँ पे अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन यहाँ पे लॉन्च किया गया है। अगेन इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ASIIM यानी कि अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन है, इसको लॉन्च किया गया है वेंचर कैपिटल फंड फॉर यहाँ पे शेड्यूल कास्ट के लिए। इसमें क्या है कि जो इनोवेशन और इंटरप्राइजेस है शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे जो है आपका प्रमोट किया जा रहा है। यानी कि जो शेड्यूल कास्ट के लोग होते हैं उनको यहाँ पे अपलिफ्ट करने के लिए, बच्चों को यहाँ पे अपलिफ्ट करने के लिए, और जो बच्चे यहाँ पे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं उनको एंटरप्रेन्योरशिप बनाने के लिए जो है सरकार के द्वारा बहुत अच्छा यहाँ पे एक मोटिव लाया गया है। तो बेहतरीन आप लोग कह सकते हो। इसके अंदर आप देखो कि 1000 इनिशिएटिव है शेड्यूल कास्ट यूथ के लिए जिनको यहाँ पे देखा जाएगा, और 30 लाख तक को यहाँ पे 3 साल के लिए फंड किया जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्या है ऐसे प्रोग्राम के लिए? ऑब्जेक्टिव सबसे पहला बात यही है कि एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करनी है। जितने भी शेड्यूल कास्ट के यूथ है उनको स्पेशल प्रेफरेंस देना है दिव्यांग्स में, तो इस तरीके से उनको यहाँ पे जो है प्रमोट करना है। साथ ही यहाँ पे 1000 इनोवेटिव आइडियाज़ होनी चाहिए, और कब तक, तो यहाँ पे 2024 तक। तो हमारे यहाँ जितना न्यू आइडिया होगा उतना ज़्यादा हमारे यहाँ रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगा, उतना ज़्यादा हमारे यहाँ जो है न्यू चीज़ें स्टार्टअप्स वगैरह जो है हमारे यहाँ खड़ा हो पाएगा। सपोर्ट, प्रमोट और हैंड होल्ड जो है वो स्टार्टअप्स आइडियाज़ को देना है, जिससे कि वो अपने कमर्शियल स्टेजेस पे जो है वो अच्छा खासा एक रिच कर सके। इंसेंटिवाइज भी करना है स्टूडेंट को, अगर उनके पास इनोवेटिव माइंडसेट है तो उनको एक बेटर तरीके से इंसेंटिवाइज भी करने की ज़रूरत है। अदर इनिशिएटिव अगर हम लोग इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए देखें तो यहाँ पे और क्या क्या लिया गया है सरकार के द्वारा, जो कि शेड्यूल कास्ट के लोगों को और ज़्यादा अपलिफ्ट करने का कोशिश कर रहे हैं सरकार। तो सबसे पहला जो है यहाँ पे मोदी सरकार के द्वारा लाया गया है स्टैंड अप इंडिया, यानी कि लोगों को खड़ा कीजिए, अपने पैरों में खड़ा कीजिए। और अपने पैरों में लोग कब खड़े होते हैं? जब आप लोग फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, क्योंकि उससे पहले क्या होता है कि आप किसी न किसी पे डिपेंडेंट होते हैं, और इसको नहीं माना जाता है हमारे इंडिया में कि आप लोग अपने पैरों पे खड़े हो। तो अपने पैरों पे खड़े होना है, स्टैंड अप इंडिया, और इसके लिए आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेनली यहाँ पे फोकस किया जा रहा है विमेंस के लिए और शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब्स के लोगों के लिए, जो कि अपने पैरों पे खड़े हो सके। नेक्स्ट है यहाँ पे नेशनल शेड्यूल कास्ट फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, जिसमें कि जो इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज़ है शेड्यूल कास्ट का उनको फाइनेंस किया जाएगा। क्रेडिट इन्हांसमेंट गारंटी स्कीम है शेड्यूल कास्ट के लिए, कि जिसमें यहाँ पे जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के कोई एंटरप्रेन्योरशिप है तो उनको सपोर्ट किया जाएगा। क्रेडिट इन्हांसमेंट गारंटी स्कीम क्या है कि यहाँ पे शेड्यूल कास्ट के लोगों को अगर अपनी बिजनेस को सेटअप करना है, कुछ न्यू आइडियाज़ है जिनको वो इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, अपना स्टार्टअप खुद का खोलना चाहते हैं, तो उनको यहाँ पे जो है ना गारंटी है कि उनको लोन दिया जाएगा। और अगर उनकी प्रॉफिट नहीं हुई और वो किसी भी कारणवश अपना जो है लोन रिपेमेंट नहीं कर पाए, तो सरकार की यहाँ पे फुल अथॉरिटी होगी कि वो यहाँ पे जो है उनका क्रेडिट को गारंटी वो यहाँ पे दे। ठीक है, तो ये चीज़ें भी ध्यान रखनी है। इसको हालांकि हम लोग सितंबर मंथ में भी डिस्कस किए थे, बट कोई नहीं, बार बार रिपीट होता है तो चीज़ें आपके माइंड में फिक्स होते जाती है।
यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर के द्वारा यहाँ पे कपिला कंपेंज लाया गया है और इंस्टीट्यूशन इनोवेशन काउंसिल 3.0 है। डायरेक्टली ये पूछा जा सकता है कि कपिला कंपेंज जो है ये किस मिनिस्ट्री के द्वारा लाया जा रहा है। तो जब तक आपको कपिला का फुल फॉर्म नहीं पता होगा तब तक आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाओगे। तो कपिला स्टैंड्स फॉर कलाम प्रोग्राम फॉर आईपी लिटरेरी एंड अवेयरनेस कंपेंज। तो ये अगर कपिला कंपेंज के अंदर देखें तो जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जो बच्चे हैं ना वो यहाँ पे इंफॉर्मेशन ले, वो भी करेक्ट सिस्टम ऑफ एप्लीकेशन प्रोसेस, यानी कि जो यहाँ पे पेटेंटिंग किया जाता है उनके इन्वेंशन का, तो उनके लिए एक करेक्ट सिस्टम क्या है एप्लीकेशन का उसके बारे में उनको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। इस चीज़ों को रखा गया है कपिला के अंदर। अब यहाँ पे समझिए कि पेटेंट क्या होता है। जैसे कि अभी आप लोग देख रहे हो कि कोविड-19 की जो वैक्सीन है उसको बनाने के लिए सारी कंट्रीज़ जो है ना एकदम लूज पड़ी है। मीन्स सारी कंट्रीज़ जो है एकदम पीछे पड़ी है कि मैं पहले बनाऊंगा, मैं पहले बनाऊंगा। हालांकि यहाँ पे आप लोग देखो कि रशिया के द्वारा जो है अनाउंसमेंट कर दिया गया है वर्ल्ड की पहली कोविड-19 वैक्सीन। अब उसका नाम आप लोग को बताना क्योंकि मैं भूल चुकी हूँ, ठीक है, तो मुझे हेल्प कीजिए उसका नाम बताने में कमेंट बॉक्स में। तो उनके द्वारा बताया जा रहा है कि उन्होंने जो है अपनी मेडिसिन को, मेडिसिन नहीं बोलेंगी, वैक्सीन को कोविड-19 के लिए उन्होंने लॉन्च कर दिया, ठीक है। अब वो जब लॉन्च किए हैं, रशिया के द्वारा लॉन्च किया गया, तो रशिया को ये हक बनता है कि वो अपने न्यू इन्वेंशन के लिए अगर वो चाहते हैं तो 1 साल के लिए, 2 साल के लिए उनको मोनोपोली का हक दिया जाएगा कि वो अपने वैक्सीन को बनाने में जितनी भी उनकी खर्च हुई है, एक्सपेंडिचर हुआ है, उस चीज़ों को वो अवेल करने के लिए जो है मार्केट में वो जितना प्राइस में अपने वैक्सीन को बेचना चाहते हैं वो बेच सकते हैं, ठीक है। और उसकी जो है कोई भी कॉपी नहीं करेगा, तो इस चीज़ का भी उनको अधिकार दिया जाता है। लेकिन अभी तो बात यही हो रहा है कि कोविड-19 वैक्सीन के लिए जो है ना कोई भी तरीके का पेटेंटिंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर पेटेंट हो जाएगा तो वो चीज़ें महंगी हो जाती है। पेटेंट होने का मतलब है कि रशिया के पास फुल अथॉरिटी है कि वो वैक्सीन का 50 रुपीज़ अगर खर्च किए हैं एक वैक्सीन के ऊपर तो वो 500 भी चार्ज कर सकते हैं, 5000 भी चार्ज कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है ना कि जब तक मेडिसिन या वैक्सीन पेटेंट में होती है तब तक वो चीज़ें मार्केट में सस्ती अवेलेबल नहीं होती है। सस्ती अवेलेबल तभी होती है जब उसका कॉपी बनाया जाता है, जब उसका जेनरिक मेडिसिन बनाया जाता है। और वो काम करने में माहिर कौन है? इंडिया। कार्बन कॉपी हम लोग बनाने में माहिर है। तो कोई भी कंट्रीज जैसे कि मेनली आप देखो कि यूएस वगैरह है जो कि नए नए दवाएं जब लाते हैं वो लोग, तो उसका हम लोग जो है जेनरिक मेडिसिन बनाते हैं, आयुर्वेदिक में बनाते हैं। तो उससे क्या होता है कि बहुत ही सस्ते दाम में हम लोग मेडिसिन जो है अवेलेबल कराते हैं। तो लोगों को पैरासीटामोल ये सारी चीज़ें जो है बहुत ही सस्ते 1-2 रुपये में मिल जाती है। वहीं अगर आप लोग पैरासीटामोल का जो एक्चुअल जो मेडिसिन था वो आपको सिप्ला कंपनी में देखने को मिलेगा और वो 300-400 तक का है। तो एवरीबडी जो है वो उसको अवेल नहीं कर सकते, अफोर्डेबल नहीं है। अफोर्डेबल बनाने के लिए ऐसा किया जाता है। तो पेटेंट का यहाँ पे बात किया जा रहा है कि अगर इन्वेंशन हो रहा है, इन्वेंशन किया जा रहा है, तो कोई भी लोग इन्वेंशन करते हैं ना किसी भी फील्ड में, तो वो पेटेंट लेते हैं अपना पूरा अधिकार कि हाँ मैं ही इस वर्ल्ड में राज करूँगी, वो भी 1 साल 2 साल तक, ठीक है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए, यानी कि जो स्पेशली ये बच्चों के लिए है जो कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में है, ठीक है। आईपी क्या है कि एक क्रिएशन ऑफ माइंड है। जैसे कि आप अगर कोई भी इन्वेंशन कर रहे हो या आर्टिशन वर्क है, डिज़ाइन करना है, सिंबल है, लिटरेरी है, नाम है, इमेजेस है, जिसको कॉमर्स में यूज़ कर सकते हैं। बहुत तरीके का आईपी आपको देखने को मिलेगा। कहने का मतलब है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होगी कि आप अपने बुद्धिमत्ता का, अपने इंटेलेक्चुअल का इस्तेमाल करके आपने कोई काम किया, ठीक है। आपने कोविड-19 वैक्सीन बना दी, तो कैसे बनाए? आप किसी को देख के थोड़ी बनाए, क्योंकि अभी तक तो वो मार्केट में है नहीं। तो आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके बनाए हो ना, तो इसको कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। एक तो होता है कॉपीराइट, यानी कि आप अगर किसी भी चीज़ को चोरी करके आप उसका कॉपी कर रहे हो तो इट मीन्स कि आपको कॉपीराइट मिलेगा, आपने उसके कॉपीराइट का वायलेशन किया। सेकंड यहाँ पे पेटेंट है। थर्ड यहाँ पे ट्रेडमार्क है। फोर्थ यहाँ पे इंडस्ट्रियल डिज़ाइन है, जोग्राफिकल इंडिकेशन है एंड ट्रेड सीक्रेट है। ये सब में कुछ ना कुछ डिफरेंस है, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। फिलहाल आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के जितने भी टाइप्स है उसको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं इंस्टीट्यूशन इनोवेशन काउंसिल 3.0। इसको भी इस्टेब्लिश किया गया था 2018 में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा, तो इसको भी ध्यान रखना है। मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी है, जिसको चेंज करके आप मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ये कंफ्यूज मत होइएगा कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में क्यों बोल रही हूँ। ये वही है जिसको मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी कहते थे, ठीक है। मेन फोकस क्या है यहाँ पे इसका 3.0 का कि एक अच्छा खासा लोकल इनोवेशन इकोसिस्टम बनाना है, स्टार्टअप जो है सपोर्टिव मैकेनिज्म लेकर आना है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, साथ ही अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन जो है उसको भी बेटर तरीके से प्रिपेयर करना है। अब तक हम लोग देखें तो ये जो IIC है इसको इस्टेब्लिश किया गया है 1700 हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, और इससे आप देखो कि इसको 5000 हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जो है इस्टेब्लिश करना है। तो 1700 में हो चुका है, बट द टोटल टारगेट यहाँ पे 5000 रखा गया है, तो अभी भी और काम करना बाकी है। सो नेक्स्ट आर्टिकल में आते हैं। इंडिया गेट्स इट्स फर्स्ट एवर ब्रांड एंड लोगो फॉर इट्स कॉटन ऑन 2nd वर्ल्ड कॉटन डे।
तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि कॉटन डे हम लोग कब यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं, वर्ल्ड कॉटन डे 7 अक्टूबर, ठीक है। और ये सेकंड अभी था कॉटन वर्ल्ड कॉटन डे। इसमें जो है इंडिया के द्वारा पहला अपना ब्रांड और लोगो यहाँ पे लाया गया है कॉटन के लिए। तो बहुत बड़ी बात है क्योंकि हम लोग कॉटन के लिए आज से नहीं, बहुत ही पहले से मशहूर है। तो इंडिया का जो प्रीमियम कॉटन है इसको हम लोग क्या कहते हैं, कस्तूरी कॉटन, जो कि वर्ल्ड कॉटन ट्रेड में ये बहुत फेमस है। कस्तूरी कॉटन ब्रांड है जो कि अब यहाँ पे वाइटनेस, ब्राइटनेस, सॉफ्टनेस, प्योरिटी, लस्टर, यूनिकनेस एंड इंडियानेस यहाँ पे इस ब्रांड को ये ब्रांड जो है वो रिप्रेजेंट करेगी। तो ये चीज़ें ध्यान रखना है। इंडिया में आप देखोगे कि 4 स्पेसीज़ ऑफ कल्टिवेटेड कॉटन है हमारे यहाँ। अब इसका नाम आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, बहुत ही अजीबो गरीब है और ये ध्यान रखना है कि हमारे यहाँ 3 तरीके के क्रॉप सीज़न होते हैं, खरीफ, रबी और जायद। तो कॉटन कैसा यहाँ पे क्रॉप सीज़न, कौन से क्रॉप सीज़न में आता है, तो ये खरीफ क्रॉप में आता है। और ब्लैक कॉटन सॉइल में जो है ना, ये बहुत अच्छे तरीके से ग्रो होता है, जिसमें कि हाई वाटर रिटेंशन कैपेसिटी होती है। और ये ब्लैक सॉइल आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो ये डेक्कन प्लेटू वाले रीजन में देखने को मिलेगा, ठीक है। एनुअल टेम्परेचर की कितनी ज़रूरत होती है, 20 से 28 डिग्री सेल्सियस तक। रेनफॉल कितना, तो 55 से 110 सेंटीमीटर। और इसमें आप लोग देखो कि मिनिमम जो है 180 फ्रॉस्ट फ्री डेज़ की ज़रूरत होती है। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक, क्योंकि आप लोग को देखने को मिलेगा कि एक ना एक क्रॉप से जो है ना यूपीएससी में हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फेवरेट एरिया होता है। तो किसी भी क्रॉप के आपको कुछ ना कुछ स्पेसिफिकेशन पता होना चाहिए, ठीक है। इंडिया में अगर आप लोग देखो तो सेकंड लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसर है और हम लोग पूरे वर्ल्ड का जो है 23% तक प्रोड्यूस करते हैं और लार्जेस्ट कंज्यूमर है कॉटन के वर्ल्ड में। तो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है बट लार्जेस्ट कंज्यूमर है, खुद ही ज़्यादा खा लेते हैं लेकिन दूसरे लोगों को सेकंड नंबर पे देते हैं। तो इस तरीके से ध्यान रखना है, ठीक है। इंडिया के द्वारा जो है 51% जो टोटल ऑर्गेनिक कॉटन प्रोडक्शन है वर्ल्ड में, उसको यहाँ पे प्रोड्यूस किया जाता है। यहाँ पे लाइवलीहुड प्रोवाइड करना है 6 मिलियन कॉटन फार्मर्स को यहाँ पे किया जाता है, यानी कि बहुत सारे यहाँ पे फार्मर्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होता है। कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, सीसीआई है, ये आप लोग कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया मत समझ लेना, ठीक है अगर सीसीआई लिखा रहे। तो ये कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, जिनके द्वारा मोबाइल ऐप भी डेवलप किया गया है जिसको कि कॉट अलाई कहा जा रहा है। तो कॉट अलाई में क्या है कि किस तरीके का वेदर कंडीशन है, क्रॉप का सिचुएशन क्या है, बेस्ट फार्म प्रैक्टिसेस क्या होनी चाहिए, ये सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको कॉट अलाई में मिल जाएगा। अब क्वेश्चन बहुत आराम से पूछा जा सकता है कि कौन से यहाँ पे मोबाइल ऐप है जो कि यहाँ पे कॉटन की वेदर इन्फॉर्मेशन, वेदर कंडीशन, क्रॉप सिचुएशन, बेस्ट फार्म प्रैक्टिसेस के लिए यहाँ पे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाता है। तो बहुत सारे आपको यहाँ पे जो है ना ऑप्शन दिए रहेंगे, तो ये ध्यान रखना है कॉट अलाई। और कॉट अलाई किसके द्वारा डेवलप किया गया है, तो कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये भी ध्यान रखना है। कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में बात करूँ क्योंकि पहली बार आप सुन ही रहे होंगे, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंदर आता है। एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, पीएसयू है। मेजर रोल क्या है, मेजर रोल ये है कि प्राइस सपोर्ट ऑपरेशन करना है, यानी कि मार्केट में कॉटन का क्या प्राइस रहेगा, इसको कौन यहाँ पे मीन्स कौन सपोर्ट करता है, तो यहाँ पे पीएसयू है जो कि यहाँ पे आपके मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंदर ये काम करते हैं, ठीक है। कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। आइए थोड़ा मैप में देख लीजिए, काफ़ी अच्छी मैप है, यहाँ पे स्टडी आप लोग कर सकते हो। टॉप 10 कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट। अब आप लोग को बताना है कि इसमें से आप लोग जो कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट में बताने वाली हूँ, क्या आप लोग यहाँ से बिलोंग करते हो कि नहीं, ठीक है। सबसे पहले सबसे ज़्यादा कॉटन कहाँ प्रोड्यूस होता है, तो ये है गुजरात। सेकेंड नंबर पर है महाराष्ट्र, थर्ड में है तेलंगाना एंड फोर्थ वन इज़ राजस्थान, फिफ्थ है मध्य प्रदेश, सिक्स है यहाँ पे ऊपर आ जाइए हरियाणा, 7 है यहाँ पे आंध्र प्रदेश, 8 है यहाँ पे कर्नाटक, 9th है यहाँ पे आपका पंजाब, ओके, 10th है यहाँ पे तमिलनाडु। तो ये टॉप 10 स्टेट है। आप लोग बताइए कि किस नंबर के स्टेट से आप लोग बिलोंग करते हैं कॉटन प्रोड्यूसिंग में, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। आइए नेक्स्ट भी देख लेते हैं, अगेन वेरी इंटरेस्टिंग। कोई भी टाइगर रिजर्व हो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो, तो इसको तो आप लोग को एकदम प्यार से पढ़ना है क्योंकि ये सारे टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप लोग इसी बार देखे होंगे पेपर में कि 4 से 5 जो है ना नेशनल पार्क के ऊपर जो है क्वेश्चन आ गया था। तो चलिए देख लेते हैं इस बार क्या यहाँ पे न्यूज़ में। पन्ना टाइगर रिजर्व्स है, यानी कि इसको यहाँ पे वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स जो कि मैप प्रोग्राम के अंदर आता है, उसको इसमें इंक्लूड कर लिया गया है। तो बायोस्फीयर रिजर्व्स है जो कि यहाँ पे आपका इस्टेब्लिश किया जाता है कंट्रीज़ के द्वारा, और इसको जो रिकॉग्नाइज़ किया जाता है वो भी यहाँ पे यूनेस्को का जो मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम है उसके अंदर। जिससे क्या है ना कि यहाँ पे इसके अंदर अगर लाया जाता है तो इससे क्या होता है कि जैसे आप लोग देखते हो कि कोई भी वेटलैंड है, अगर उसको रामसर कन्वेंशन के अंदर रखा जाता है तो उसका क्या मतलब होता है, इट मीन्स कि उसकी जो गुणवत्ता है वो धीरे धीरे ख़राब हो रही है, उसको कंजर्व करना, प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक कन्वेंशन होता है हर एक चीज़ के लिए, जैसे वेटलैंड का आपका रामसर कन्वेंशन है, उसके अंदर अगर कोई वेटलैंड आ जाती है तो उसकी अगर डिग्रेड हो रही है क्वालिटी, तो उसको बचाया जाता है, उसको सेव किया जाता है, कंजर्व किया जाता है। उसी तरीके से यहाँ पे जो है ना हमारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी
बायोस्फीयर रिजर्व्स और नेशनल पार्क को भी यहाँ पे सेव करने के लिए, मेनली यहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व को सेव करने के लिए यहाँ पे मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम चलता है यूनेस्को का, जिसमें कि यहाँ पे एक अच्छा खासा कम्युनिटी एफर्ट्स को यहाँ पे लाया जाएगा और साउंड साइंस यहाँ पे डेवलप किया जाएगा। वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ अगर बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो ये यूनिक ग्लोबल नेटवर्क है बायोस्फीयर रिजर्व्स का। और साथ ही साथ आज के डेट में देखें तो 18 नोटिफाइड बायोस्फीयर रिजर्व्स है इंडिया में, जिसमें से 12 जो है वो रिकॉग्नाइज किया गया है एमएबी प्रोग्राम के अंदर। बायोस्फीयर रिजर्व्स की अगर बात करें तो इसमें 3 मेन फंक्शन है। सबसे पहला क्या है कि बायोडाइवर्सिटी को यहाँ पे कंजर्व किया जाता है, साथ ही साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है जैसे सोशल कल्चरली और इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल, लॉजिस्टिक सपोर्ट होता है। तो 3 तरीके से यहाँ पे सपोर्ट किया जाता है, यानी कि डेवलपमेंट होता है यहाँ पे जैसे कि रिसर्च, मॉनिटरिंग, एजुकेशन, ट्रेनिंग, ये सारी चीज़ें करके यहाँ पे डेवलपमेंट प्रोग्राम चला जाता है। ये जो 3 फंक्शंस होता है ना, ये आप लोग देखो बायोस्फीयर रिजर्व्स का जो 3 मेन जोन है, जैसे कि यहाँ पे आपको कोर जोन देखने को मिलेगा, बफर जोन देखने को मिलेगा, ट्रांजिशन जोन देखने को मिलेगा, तो इसी को यहाँ पे ध्यान में रखा जाता है। तो इसको भी आइए डिटेल में देख लेते हैं। पहले कोर जोन है, यानी कि यहाँ पे स्ट्रिक्टली प्रोटेक्टेड जोन होता है कि कोई भी जो है ना यहाँ पे इंटर नहीं कर सकता। यहाँ के लैंडस्केप को, इकोसिस्टम को, यहाँ पे रहने वाले जितने भी जीव जंतु है ना, जितने भी जानवर है, पक्षी है, सबको यहाँ पे कंजर्व करना है। तो लोगों को जो है यहाँ पे इंटरिंग बंद है, यानी कि कोर एरिया में, ठीक है। इसके बाद आता है बफर जोन। तो बफर जोन में क्या है कि यहाँ पे आपका थोड़ा बहुत कोर एरिया से यहाँ पे सराउंडेड है, यानी कि ये बफर जोन है। यहाँ पे आपका कोर एरिया, सॉरी मैं उल्टा ही बता रही हूँ, ये कोर जोन है, इसके बाद आपका बफर जोन आता है। तो ये सराउंड करता है कोर जोन को और ये यूज़ होता है कुछ एक्टिविटीज़ के लिए, यानी कि कोर जोन में तो आपको जाना ही नहीं है, कभी सोचिएगा भी मत, लेकिन बफर जोन में आप जा सकते हो, यहाँ पे कुछ एक्टिविटी कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे कुछ प्रैक्टिसेस होता है, जैसे कि आपका साइंटिफिक रिसर्च हो, मॉनिटरिंग हो, ट्रेनिंग हो, एजुकेशन हो, तो ये सारी चीज़ें। साथ ही आता है ट्रांजिशन एरिया। ये वो एरिया है जहाँ पे कम्युनिटी जो है वो रहते हैं और सोशो इकोनॉमिक और इकोलॉजिकल सस्टेनेबल इकोनॉमिक एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती है। तो बायोस्फीयर रिजर्व्स में आपको 3 एरिया देखने को मिलेगा, तो ये ध्यान रखना है, ये कोर एरिया है जिसमें कि आपको नहीं जाना है, बिल्कुल भी नहीं जाना है, कान पकड़ लो, यहाँ नहीं जाना है। बायोस्फीयर रिजर्व्स में कुछ एक्टिविटीज़ आप लोग कर सकते हो, लेकिन ट्रांजिशन जोन है जिसमें कि यहाँ पे लोग रहते हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़ पूरी तरीके से किस में अलाउड है, तो ट्रांजिशन एरिया में अलाउड है, ठीक है। तो ये बेसिक है हमारे बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में। पन्ना टाइगर रिजर्व्स के बारे में कुछ देख लीजिए, क्योंकि न्यूज़ में आ चुका है ये कहाँ इंक्लूड है, तो वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स में। इसकी लोकेशन कहाँ है, तो विंध्यास में, जो कि डेक्कन पेनिसुला, अपर गैंगेटिक प्लेन, सेमी एरिड जो गुजरात वाला एरिया है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। पन्ना नेशनल पार्क को 1981 में फाउंड किया गया था। तो 1981 में ये नेशनल पार्क था, 2011 में इसको बायोस्फीयर रिजर्व्स का दर्जा दे दिया गया। उसके बाद पन्ना में आप देखो कि ये 3rd बायोस्फीयर रिजर्व है, जो कि यहाँ पे आपका वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स में इंक्लूड किया गया है, वो भी मध्य प्रदेश से। आफ्टर किसके, तो पंचमढ़ी और अमरकंटक। तो पंचमढ़ी और अमरकंटक मध्य प्रदेश से ऑलरेडी यहाँ पे वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स में है, तो ये पन्ना नेशनल पार्क को यहाँ पे 3rd इंक्लूड किया गया, ये भी याद रखना है। तो आज के लिए इतनी ही रखते हैं। कल हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे न्यू रामसर साइट को इंक्लूड किया गया है, वो भी उत्तराखंड से, तो ये पहला है, तो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। या आप जो बीपीएससी एग्ज़ाम देने वाले हो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको ध्यान में रखिएगा। चलिए आज के लिए इतनी ही रखते हैं, कल फिर आपका ये कंटिन्यू होगा, इसे मैं पहले कंप्लीट करूँगी, उसके बाद आपके जो है इंपॉर्टेंट साइंस एंड टेक में हम लोग स्टार्ट करेंगे। सो आज के लिए इतनी ही, बस आपको अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, अगर नहीं अच्छी लगी है तो डिसलाइक भी कर सकते हो, उसकी भी पूरी प्रोविज़न है आपके पास। और फिर भी कोई डाउट, कोई सजेशंस है तो कमेंट कीजिए एंड मेक श्योर कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। सब्सक्राइब कीजिएगा तभी आपको न्यू वीडियोस जो यहाँ पे मैं अपलोड करूँगी उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाएगी। सो आज के लिए इतना, थैंक यू।